हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम MGPE 007 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंदर सारे आंसर्स को बायलिंगुअली हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक MGPE 007 का गेस्ट पेपर परचेज़ नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज करके अपना गेस्ट पेपर खरीद सकते हैं। गेस्ट पेपर के अंदर आपको अराउंड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे विद देयर आंसर्स। सो यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें गांधी की अप्रोच बतानी है कि जो गांधीयन अप्रोच क्या है एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को लेकर। तो गांधीयन की जो अप्रोच है, गांधी की अप्रोच हम देखते हैं तो वो बेस्ड होती है कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे गाइस? नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और नेचर के साथ हार्मनी में रहना, ऐसा गांधी जी की आइडियोलॉजी कहती है ना। तो उनका क्या मानना है कि आर्थिक विकास प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर होगा कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात होती है। गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो पीसफुल प्रोटेस्ट को प्रमोट करती है। चिपको मूवमेंट को ही देख लो तो वो एक एग्जाम्पल है पीसफुल मूवमेंट का, ठीक है। तो गांधीवादी विचारधारा शांतिपूर्ण विरोध को बढ़ावा देती है। चिपको आंदोलन जैसे आंदोलनों में लोगों ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया। दूसरा, सिंप्लिसिटी हम देखते हैं कि कम से कम हमारी नीड्स होनी चाहिए और हमें जो हमारे संसाधन हैं उनका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। और विलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट की वो बात करते हैं कि जितने भी गांव हैं सारे गांव गाइस कैसे होने चाहिए? आत्मनिर्भर होने चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर नेचर, तो गांधी जो है वो नेचर को सैक्रेड मानते हैं। तो वो चाहते हैं कि हर कोई जो है नेचर को रिस्पेक्ट करे, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करे। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो गांधी की आइडियोलॉजी के अंदर सेंट्रल होते हैं, जो आपको बताना ज़रूर है कि वो अहिंसा का जो है, अहिंसा की बात करते हैं, सरलता और न्यूनतम उपभोग हो गया, गांव का विकास, ठीक है, विकास जो हो गांव आधारित हो। उसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो चिपको मूवमेंट एक एग्जाम्पल है। दूसरा तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो कि गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर है। इसके बाद जो है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है कि महात्मा गांधी के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कौन कौन से नॉन वायलेंट मूवमेंट हमें इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो 1948 में देखो उनकी हत्या हो जाती है, बट उसके बाद मूवमेंट्स तो नहीं रुकते ना। कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं जो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड हैं। महात्मा गांधी का प्रिंसिपल क्या है? लैंड रिफॉर्म, सोशल इंजस्टिस को लेकर वो बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे जो है आंदोलन हुए जो कि गांधी के मूल्यों से प्रेरित थे। इन आंदोलनों ने शांति, नैतिक बल और जन भागीदारी के जरिए बदलाव लाने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स है। तो एक है हमारा भूदान का आंदोलन, ठीक है, तो जिसको आचार्य विनोबा भावे ने लीड किया था। ये जो मूवमेंट है, ये जो अमीर जो लोग होते थे ना, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो उनसे अपील की जाती थी यहाँ पर कि वो लोग अपनी जो लैंड है वो लैंडलेस को दे दें, अपनी ज़मीन उन लोगों को बांट दें। दूसरा हमारा चिपको मूवमेंट, आप सभी जानते हो कि चिपको मूवमेंट का एक एग्जाम्पल आप इसमें बताएंगे कि ये मूवमेंट उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जहाँ पे ट्रीज़ को हक करके डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। तीसरा तुम्हारा नर्मदा बचाओ आंदोलन है जो कि महात्मा गांधी के बाद एक पीसफुल मूवमेंट रहा, जहाँ पे आंदोलनकारी ने भूख हड़ताल करी, पद यात्राएं निकाली, कानूनी लड़ाई भी करी थी। अन्ना हजारे का एक एंटी करप्शन मूवमेंट था जो कि डिमांड कर रहा था जन लोकपाल बिल की। तो एक ये भी महात्मा गांधी के मूल्यों से इंस्पायर्ड एक नया मूवमेंट है 2011 का। तो ओवरऑल हम समझ चुके हैं कि गांधी का जो विजन था कि हमें नॉन वायलेंस के द्वारा ही आगे भी चलना है, तो सेम हमें कुछ एग्जांपल्स इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद न्यू फार्मर जो डिबेट चलता है, नए किसान आंदोलनों पर जो बहस है, न्यू फार्मर मूवमेंट इंडिया में हम देखते हैं 70s और 80s के टाइम पे शुरू होते हैं। कौन कौन से हमारे पर्टिकुलर स्टेट हैं? तो पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स हैं। एंड दीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पीजेंट मूवमेंट। जो पुराने वाले पीजेंट मूवमेंट्स थे ये उनसे अलग हैं, ठीक है गाइस। तो इन सबको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि MGPE 007 की जो पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपके सिलेबस के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। अभी ज़्यादा पुरानी वीडियोज़ वो नहीं हुई हैं, लास्ट ईयर ही मैंने बनाई थी, तो सिर्फ उसके अंदर आपको जून 24 का ही तो नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर, बाकी तो आपको मिल ही जाएगा 23 का, 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन पुरानी वीडियोज़ में है। तो यू कैन वॉच दैम एंड मेक शॉर्ट नोट्स। अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, आप थक जाते हो लिखने में, तो आपको क्या करना है कि गेस्ट पेपर खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसको सेव कर लो, एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, मेरी जो टीम है वो आपको आगे बता देगी कि कैसे आप उसे ले सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि अभी जो नए किसान आंदोलन चल रहे हैं उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं।
पहला ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं पर इशू बेस्ड होते हैं। दीज मूवमेंट्स वर लार्जली नॉन पार्टी, किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं चलाए जाते ये, पर ये आर्थिक मुद्दों पर आधारित होते हैं। इसमें समृद्ध जो किसान है, जो अमीर किसान है, वो इनका नेतृत्व करते हैं जिनके पास पैसा है, और पॉलिसी रिफॉर्म की बात करते हैं। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया, बेटर प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, सब्सिडी दो फर्टिलाइजर्स पे, इन सारी चीज़ों की वो मांग करते हैं। जो इसको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सही है क्योंकि ये किसानों की जो समस्याएं हैं, वास्तविक जो समस्याएं हैं, उनको उजागर करता है। और जो किसान है, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, तो वो अहिंसक तरीके से जो है अपनी मांग कर सकते हैं। वहीं जो क्रिटिक्स हैं वो इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये जो आंदोलन है केवल अमीर अमीर फार्मर्स की मांगों को पूरा करता है और बेचारे जो लैंडलेस हैं उनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आलोचक जो हैं वो क्या कहते हैं कि भूमिहीन मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन्हें इन आंदोलनों में नज़रअंदाज किया गया है। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो शेतकारी संगठन तुम्हारा महाराष्ट्र में है और भारतीय किसान यूनियन पंजाब और हरियाणा में, जो कि MSP और लोन वेवर, फेयर ट्रेड टर्म्स, इन सारी चीज़ों की मांग करते हैं। तो हमने फाइनली क्या समझा कि जो न्यू फार्मर मूवमेंट है ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजिंग फेस ऑफ अग्रेरियन प्रोटेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कैसे जो कृषि विरोधी जो प्रकृति है उसमें बदलाव आ रहा है। वाइल दे ब्रॉट अटेंशन टू मार्केट रिलेटेड इशूज़ द डिबेट कंटिन्यूज। तो भले ही कितना भी ये इशूज़ को लेकर आए, पर ये डिबेट आगे भी चलता रहेगा कि क्या उनकी मांगें सही हैं या गलत हैं। इसके बाद आपको अलग अलग इकोलॉजिकल इशूज़ बताने हैं कि आज के समय में हमारा जो परिस्थिति की जो है उसको कौन कौन से मुद्दे, बड़े बड़े इश्यूज़ जो आ गए हैं वो प्रभावित कर रहे हैं हमारी हेल्थ को, हमारी फूड सिक्योरिटी को, और आगे हमारे फ्यूचर के सर्वाइवल के लिए डेंजर पैदा कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आज के समय में देखो औद्योगिकरण कितना हो गया, वैश्वीकरण का ये युग चल रहा है, तो कई सारे जो संकट हैं वो हमारे ऊपर आ बैठे हैं, जिसमें सबसे बड़ा संकट है क्लाइमेट चेंज का, जो जलवायु का परिवर्तन हो गया है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, सी का लेवल बढ़ रहा है। दूसरा तुम्हारा है वनों की कटाई की बड़े पैमाने पर, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है, शहरीकरण, खनन के लिए जो है जंगलों की कटाई की जाती है, जिससे कि जैव विविधता का नुकसान होता है। एंड जो एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, केमिकल्स, इन सब के द्वारा बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, और हमारी जो जैव विविधता है उसका विनाश भी हो चुका है, उनका आवास विनाश, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की वजह से हम क्या देखते हैं गाइस की जो हज़ारों प्रजातियां हैं वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। और वाटर की स्कैरसिटी तो तुम्हें पता ही है कि कई सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गंभीर जल संकट पैदा हो चुका है, पानी की कमी है। और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा इशू है। आज आप देखोगे कि दिल्ली जैसे शहरों में कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुछ भी ऐसा नई टेक्नोलॉजी, कुछ भी तरीका नहीं है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल इशू है। तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ आज हम जिनके बारे में बात करते हैं ये ग्लोबल है नेचर में, यानी कि ये केवल इंडिया की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। इन इश्यूज़ को निपटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, और पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि जो भूदान मूवमेंट है क्या वो अपना जो उसका उद्देश्य था वो प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखो गाइस, जो भूदान मूवमेंट है इसको किसने लॉन्च किया था पहले तो ये जान लो। तो आचार्य विनोबा भावे ने इसको 1951 में लॉन्च किया था और ये गांधी के प्रिंसिपल्स पे आधारित था। अब ये क्यों फेल हो जाता है? अब यहाँ पे किसानों से कहा जा रहा था कि जो तुम्हारे पास जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत सारी भूमि है, तुम अपनी भूमि को दूसरे किसानों को दे दो, ठीक है, लेकिन कोई भी लीगल तो वो नहीं था ना प्रावधान कि उनको देना ही पड़ेगा, तो कानूनी रूप से ये बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। तो कई जमींदारों ने बंजर या विवादित भूमि दान में दी और केवल वादा करके ज़मीन कभी सौंपी ही नहीं, ठीक है। तो बंजर भूमि, जो बेकार भूमि थी, वो दान में दे दी, अच्छी वाली नहीं दी। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो क्रियान्वयन है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं किया गया, सर्वे सही से नहीं हुए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ। उसके अलावा जो संरचनात्मक सुधार है उनका अभाव था। सो द मूवमेंट डिड नॉट चैलेंज द डीप रूटेड इनइक्वालिटीज़ इन द लैंड होल्डिंग सिस्टम। ऑलरेडी हमारे देश में इतनी असमानता है, इस मूवमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला था, और विरोध भी था इसका। सामने से वो लोग कह देते थे कि हाँ वो ऐसा करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो छिप कर इसका विरोध भी साइलेंटली इसको अपोज करते थे। इसके आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसने अवेयरनेस, लैंड इनइक्वालिटी और रूरल पॉवर्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाई, एक मॉरल जो प्लेटफॉर्म है इसने वो क्रिएट करा। While the ideals of the Bhudan movement were noble and inspired by Gandhi, its practical result was limited, ठीक है। तो रियल में इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था नहीं, और ये स्थायी भूमि सुधार नहीं ला सका, और ना ही जो बेचारे हमारे भूमिहीन किसान थे उनके जीवन में कोई बड़ा इसने परिवर्तन किया। Yes, therefore the movement failed to achieve its core objective, though it left a moral legacy in India's social reform history. But still ये जो मूवमेंट है इसने काफ़ी कुछ किया,
ठीक है, सोशल रिफॉर्म हिस्ट्री में एक इसकी लेगेसी हम मान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे कल के लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं आपके, कि कल आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ लेना। बट चैनल पर जो पुरानी जो वीडियोस है ना, उनको देखना बिल्कुल मत भूलना। पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। अभी बहुत टाइम है, अगर अभी भी पढ़ना शुरू करोगे तब भी कल तक जो है ईजिली आप लोग पढ़ सकते हैं।